पति, तलाकशुदा पत्नी खेतों में मजदूरी करती मिली। फिर जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां हरिपुर गांव में एक साधारण से घर के आंगन में बैठा अभय प्रताप सिंह अपने हाथों में एक पुरानी किताब पकड़े कुछ सोच रहा था। अभय के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता रहती थी। गांव के लड़कों की तरह वह दिन भर चौपाल पर बैठकर बातें करने वाला नहीं था। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन बड़ा अफसर बनना। लेकिन उस सपने के बीच सबसे बड़ी दीवार थी गरीबी। अभय के पिता राम किशोर सिंह छोटे किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर चलता था। मां सरोज देवी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनके बेटे का जीवन उनसे बेहतर हो। उसी साल गांव में एक और खुशखबरी आई। राम किशोर सिंह ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की पास के गांव भदौरा की थी। नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक सादगी थी जो हर किसी को पहली नजर में पसंद आ जाती थी। उसके पिता हरिनारायण साधारण किसान थे और मां कमला देवी बहुत शांत स्वभाव की महिला थी। जब अभय पहली बार नंदिनी से मिला तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा था, तुम्हें अगर मैं आगे पढ़ाई करूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया था। परेशानी क्यों होगी? अगर आपका सपना है तो पूरा होना चाहिए। बस वही एक जवाब अभय के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में अभय और नंदिनी की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी, न कोई बड़ा पंडाल, न कोई शोर शराबा। लेकिन उस दिन दोनों के मन में बहुत सारे सपने थे। नंदिनी जब पहली बार ससुराल आई तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा नहीं था। मिट्टी का आंगन, 2 छोटे कमरे और एक पुरानी सी रसोई, लेकिन उस घर में एक अपनापन था। सरोज देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया और राम किशोर सिंह ने भी पहली ही शाम उससे कहा, बेटिया, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इज्जत और सच्चाई हमेशा मिलेगी। नंदिनी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। शादी के बाद के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। अभय दिन में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। नंदिनी चुपचाप उसके लिए चाय बनाकर रख देती और कई बार देर रात तक जागती रहती। एक रात जब अभय किताब पढ़ रहा था तो नंदिनी ने धीरे से पूछा, आप इतना पढ़ते क्यों हैं? अभय ने किताब बंद कर दी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन मां बाबूजी को मेहनत न करनी पड़े और लोग उन्हें किसान कहकर कम न समझे। नंदिनी ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा था। उस रात उसे समझ आया कि उसके पति के सपने कितने बड़े हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन खुशियों के साथ साथ परेशानियां भी आने लगी। खेती से आमदनी कम होने लगी थी। बारिश भी उस साल ठीक से नहीं हुई थी। घर की हालत फिर से कमजोर होने लगी। इसी बीच एक दिन अभय ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं प्रयागराज जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं। वहां रहकर तैयारी करूंगा तो शायद अफसर बन सकूं। राम किशोर सिंह कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन घर की हालत भी देखो। खेत में तुम्हारी जरूरत है। अभय चुप हो गया। वह जानता था कि पिता गलत नहीं कह रहे, लेकिन उसके अंदर का सपना भी अब चुप नहीं रह पा रहा था। उस रात नंदिनी ने देखा कि अभय बहुत देर तक जागता रहा। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो जाइए। अभय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन घर? नंदिनी मुस्कुराई। घर मैं संभालूंगी, मां के साथ। उसके इस एक वाक्य ने अभय के दिल में उम्मीद जगा दी। लेकिन हर फैसला इतना आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद नंदिनी के मायके में ये बात पहुंची कि अभय पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। उसका बड़ा भाई दीपक ये सुनते ही गुस्से में आ गया। मतलब मेरी बहन यहां गरीबी में रहे और वो शहर में पढ़ाई करे? उसने उसी दिन अपने पिता हरिनारायण से कहा, बाबूजी, ये ठीक नहीं है।
बहन की जिंदगी भी कोई चीज होती है। धीरे धीरे ये बात दोनों परिवारों के बीच चर्चा का विषय बन गई। मायके वालों को लगने लगा कि अभय अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है, और ससुराल वालों को लगने लगा कि मायके वाले उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। छोटी छोटी बातें अब तकरार में बदलने लगी थी। अभय कई बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन जब परिवारों के बीच अहंकार आ जाता है तो सच्ची बातें भी किसी को सुनाई नहीं देती। एक दिन मायके से दीपक सीधे हरिपुर आ गया। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। अगर पढ़ाई ही करनी थी तो शादी क्यों की? अभय चुपचाप खड़ा रहा। रामकिशोर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सरोज देवी बार बार दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में डर उतरता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि एक छोटा सा सपना अब एक बड़े तूफान में बदल रहा है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत इतनी कड़वी हो गई कि मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में बैठे बुजुर्गों ने दोनों परिवारों की बातें सुनी। अभय ने वहां भी साफ कहा, मैं नंदिनी को छोड़ना नहीं चाहता, बस थोड़ा समय चाहता हूं। लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं था। मायके वालों को लगा कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ससुराल वालों को लगा कि उनकी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है। पंचायत की उस भीड़ में खड़ा अभय पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। और आखिरकार एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने दो जिंदगियों की दिशा बदल दी। अभय और नंदिनी का रिश्ता खत्म कर दिया गया। पंचायत के आंगन में खड़ी नंदिनी की आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। अभय ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में हजारों बातें थी, लेकिन उस समय कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। उस दिन शाम होते होते नंदिनी अपने मायके लौट गई, और उसी रात अभय ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाया, घर के दरवाजे पर खड़ी मां को प्रणाम किया और बिना पीछे देखे प्रयागराज जाने वाली बस में बैठ गया। बस धीरे धीरे हरिपुर से दूर जाती रही, और अभय खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबते गांव को देखता रहा। उसके दिल में उस समय सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब उसे किसी भी हाल में अपने सपने को सच करना होगा। खैर दोस्तों, जब बस सुबह प्रयागराज पहुंची तो अभय ने अपना छोटा सा बैग कंधे पर डाला और धीरे धीरे बस अड्डे से बाहर निकल आया। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी थी। कुछ देर तक वह चुपचाप सड़क के किनारे खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि अब आगे क्या करना है। अभय के पास बहुत पैसे नहीं थे। पिता से कुछ लेने की हिम्मत उसने की नहीं थी, और घर की हालत वह जानता ही था। जेब में बस इतने पैसे थे कि कुछ दिन किसी तरह गुजारा हो सके। उसने शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक चारपाई, एक टेबल और एक बल्ब के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसी छोटे से कमरे में अब उसका पूरा भविष्य बसने वाला था। दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती थी। सुबह वह पास की लाइब्रेरी चला जाता और घंटों किताबों में डूबा रहता। दोपहर में सस्ती सी चाय और 2 सूखी रोटियां खाकर फिर पढ़ाई में लग जाता। रात होते होते शरीर थक जाता, लेकिन आंखों में नींद से ज्यादा सपने होते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शहर में किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वो किस दर्द को अपने अंदर दबाकर जी रहा है। लेकिन जब भी वह पढ़ाई से थोड़ा थक जाता, उसकी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा आ जाता। उसे याद आता कि कैसे उसने उस रात मुस्कुराकर कहा था, घर मैं संभाल लूंगी, मां के साथ। वही एक वाक्य अभय को हर बार फिर से खड़ा कर देता। कई बार ऐसा भी होता कि किताबों के ऊपर झुकी आंखों से अचानक आंसू गिर पड़ते, लेकिन वह तुरंत अपने आप को संभाल लेता। उसे पता था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दिन में खर्च चलाने के लिए उसने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना और रात को फिर से किताबों के साथ बैठ जाना।
यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कई बार कमरे का बल्ब देर रात तक जलता रहता और खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे हरिपुर का वही छोटा सा घर याद आ जाता। मां का चेहरा, पिता की थकी हुई आंखें और आंगन में खड़ी नंदिनी, सब कुछ जैसे उसके सामने आ खड़ा होता। लेकिन हर बार वो अपने मन को समझा लेता कि अगर उसे सब कुछ बदलना है तो ये संघर्ष सहना ही पड़ेगा। उधर हरिपुर में भी जिंदगी रुककर नहीं खड़ी रही थी। नंदिनी अपने मायके में थी, लेकिन उसके लिए वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। पिता हरिनारायण की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी थी। खेती पहले ही कमजोर थी और घर की जिम्मेदारी अचानक बढ़ गई थी। नंदिनी सुबह सुबह उठकर घर का काम करती, फिर खेतों में हाथ बंटाती और शाम को थकी हुई वापस लौटती। कई बार गांव की औरतें आपस में बातें करते हुए उसके पास से गुजरती और धीमी आवाज में कुछ कह देती। नंदिनी सुनकर भी अनसुना कर देती। उसके मन में बस एक ही बात रहती, जो होना था वो हो चुका है। समय की चाल किसी के लिए नहीं रुकती। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया। अभय लगातार पढ़ाई करता रहा। उसने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। उस दिन रात को वह अपने कमरे में बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके सामने किताबें खुली पड़ी थी, लेकिन आंखें कहीं दूर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से किताब बंद की और खुद से कहा कि हार मानना उसके बस में नहीं है। अगले ही दिन से उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी जिंदगी में अब एक ही रास्ता था, संघर्ष और मेहनत। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो परिणाम थोड़ा बेहतर आया, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। कई बार ऐसा लगता जैसे सारी ताकत खत्म हो रही हो, लेकिन फिर उसे अपने पिता की झुकी हुई पीठ याद आ जाती और मां की आंखों की उम्मीद दिखाई देने लगती। धीरे धीरे साल दर साल गुजरते गए। हर साल उसके अंदर का धैर्य और मजबूत होता गया। शहर की सड़कों पर चलते हुए अब वो पहले वाला घबराया हुआ लड़का नहीं रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा विश्वास आ गया था। इधर हरिपुर में नंदिनी की जिंदगी भी लगातार बदल रही थी। पिता की बीमारी ने घर की हालत और कमजोर कर दी थी। कई बार उसे दूसरे लोगों के खेतों में भी काम करना पड़ता था। धूप में काम करते हुए उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे की शांति वैसी ही थी। मां कमला देवी कई बार उसे देखते हुए चुपचाप आंसू पोंछ लेती। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ने बहुत कुछ चुपचाप सह लिया है, लेकिन नंदिनी कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वो बस अपना काम करती रहती और शाम को थककर घर लौट आती। उधर प्रयागराज के उसी छोटे कमरे में बैठा अभय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये उसका तीसरा प्रयास था और इस बार उसने अपने अंदर पूरी ताकत लगा दी थी। दिन रात की मेहनत अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। जब परीक्षा का दिन आया तो उसने मंदिर जाकर चुपचाप भगवान के सामने सिर झुका दिया। उसके मन में कोई बड़ी मांग नहीं थी, बस एक छोटी सी प्रार्थना थी कि उसकी मेहनत बेकार न जाए। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो अभय का नाम उसमें शामिल था। उस दिन उसके कमरे में पहली बार खुशी की आवाज गूंजी थी। उसने कांपते हाथों से अपने पिता को फोन किया। उधर से कुछ क्षण तक सिर्फ खामोशी रही। फिर रामकिशोर सिंह की भारी आवाज आई, बेटा, तू सच में अफसर बन गया। अभय की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। I think the community through the teachings